अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी के हमने फर्स्ट जो डिवीजन है उसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ साइकिल को डिस्कस करने के बाद हमने ब्रायोफाइटा की आज हम उसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। बेटा अगर मैं ब्रायोफाइटा को ग्रुप्स में डिवाइड करूं तो ब्रायोफाइटा में डिफरेंट जो लाइफ साइकिल्स रखने वाले जो मेंबर्स हैं उसके तीन मेजर ग्रुप्स हैं, पेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड एंथोसिरोप्सिडा। बेटा ये ब्रायोफाइटा के तीन मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें ब्रायोफाइटा के जितने भी मेंबर्स हैं उनको खसूसियात की बुनियाद पर इन तीन ग्रुप्स में पुट कर दिया गया है। अब इनमें कौन कौन सी खसूसियात है ये हमें डिस्कस करनी थी, लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तीनों ही जो डिवीजन है ब्रायोफाइटा की सिलेबस में ऐड नहीं है, तो इस वजह से हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस नहीं कर रहे। बस आपने ये याद रखना है कि जो ब्रायोफाइटा के तीन मेजर ग्रुप्स हैं, पेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा, ये तीनों मेजर ग्रुप्स में ब्रायोफाइटा को डिवाइड किया गया है। अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात करूं तो ब्रायोफाइटा के जो मेन पार्ट्स थे उसके बॉडी के, उसकी बेसिकली दो जनरेशंस थी, स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन जो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रही थी, जो नेक्स्ट जनरेशन सबसे जो अच्छे कैरेक्टर वाली ला रही थी वो जनरेशन हमने कंप्लीटली डिस्कस की। बेटा आज हम लैंड अडाप्टेशंस की बात करेंगे। जो ब्रायोफाइटा है जो किस तरह ये लैंड में आकर इन्होंने बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया, वो कौन सी हैं आइए इनको देखते हैं। और ये चीजें हमने इनके लाइफ साइकिल में डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी जो बॉडी होती है वो कम्पैक्ट मल्टीसेलुलर है। कम्पैक्ट कहते हैं चिपटी हुई। तो इनकी बॉडी इस तरह अरेंज होती है मल्टीसेलुलर, जितने भी प्लांट्स हैं वो मल्टीसेलुलर होंगे, वो इस तरह अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे, इनके अंदर जितने भी मल्टी सेल्स हैं वो इस तरह अरेंज होंगे, कम्पैक्ट शेप, चिपटी हुई शेप बनाएंगे। तो इसका जो कम्पैक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएंगे, इसका बेनिफिट क्या होगा ब्रायोफाइट्स को, ये होगा कि कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, पानी को कंजर्व कर लेंगे। तो आपको मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूं। आपने लीफ देखा, लीफ के सरफेस एरिया आपने देखी, उसके ऊपर वाली जो साइड होती है वहां पे स्टोमेटा की तादाद होती है, जबकि सरफेस एरिया लोअर साइड पे भी होता है। अब लोअर साइड वाला सरफेस एरिया भी लेट्स लगा तो ये मेरा हैंड एक लीफ है, अपर सरफेस भी एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज कर रहा है, लोअर सरफेस भी एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज कर रहा है, लेकिन स्टोमेटा की तादाद अपर साइड पे होती है मोस्टली। तो जो स्टोमेटा अपर साइड पे डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज कर रहा है, यहाँ पे स्टोमेटा की तादाद कम कर दो तो लॉस ऑफ वाटर से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो पहली अडाप्टेशंस लैंड पर आने के बाद जो ब्रायोफाइट्स ने की कि पानी को कंजर्व किया, वो कंजर्व कैसे किया? एक तो अपनी बॉडी की में जो सेल्स हैं उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की कि पानी का जो लॉस है वो मिनिमम हो। दूसरी बेटा इन्होंने काम ये किया कि अपनी बॉडी के ऊपर एक लेयर बनाई, उस लेयर का नाम है क्यूटिकल लेयर। अब क्यूटिकल लेयर मौजूद है लीफ की अपर सरफेस पर भी और लोअर सरफेस पे। अब अपर और लोअर सरफेस पर दोनों जगहों पे जो है वो क्यूटिकल मौजूद है, ये लॉस ऑफ वाटर से बचाती है, ये पानी की जो है लॉस उसको मजीद रिड्यूस कर देती है। तो दो बातें बताएंगे पानी की कंजर्वेशन में जो ब्रायोफाइट्स ने अडॉप्ट की लैंड पर आकर, ड्राई प्लेस पर आकर, कि पहली बात की उन्होंने पानी को कंजर्व किया। पानी को कंजर्व कैसे किया? एक तो अपनी कम्पैक्ट बॉडी के जरिए, दूसरा क्यूटिकल लेयर बनाकर उन्होंने पानी के लॉस को अपने आप को मैक्सिमम, पानी के लॉस को मैक्सिमम बचाया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो उन्होंने लैंड अडॉप्टेशन में आके की कि इनकी बॉडी में स्पेशल टिश्यू डेवलप हुए। वो टिश्यू कौन से थे? फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेसिस करने वाले जो टिश्यू हैं वो इन्होंने अडॉप्ट किए। जब इनमें जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है वो डेवलप हुए, तो जो फोटोसिंथेसिस है हम जानते हैं, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपके सामने लिखूं तो होगी कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा वाटर के साथ, अब यहाँ पे आपके पास फूड के मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पे ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फिक्स किया जाता है क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है सेल के अंदर, एक ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इसको फिक्स करती है। फिक्सेशन की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ब्रायोफाइट्स में लैंड पर आने के बाद। अब क्या है कि डेवलपिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू इनटू स्पेशल चैम्बर,
अब यहाँ पे जो स्पेशल चैम्बर है बेसिकली वो क्लोरोप्लास्ट है। इनमें फोटोसिंथेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? ऐसे टिश्यू जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद हो वो फोटोसिंथेटिक टिश्यू कहलाते हैं और वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये वाले जो स्पेशल चैम्बर, यहाँ पे चैम्बर है, हमने इनको नाम दिया क्लोरोप्लास्ट का। ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे विदाउट लॉस वाटर, पानी को लॉस किए बगैर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करेंगे। और दूसरा काम ये होगा कि एवेपोरेशन के फिनोमेना को मिनिमाइज कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एवेपोरेशन है ये क्या है। एवेपोरेशन क्या है? जी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में पानी का लॉस होना, दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का रोल जो रेट है वो बढ़ जाएगा अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट में ना हो। अब फोटोसिंथेसिस हो रही है, एवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। ये तो स्टूडेंट्स दूसरी अडॉप्टेशन ब्रायोफाइट्स में। तीसरी अडॉप्टेशन की बात करते हैं कि जो है ब्रायोफाइट्स है, इनके पास जब ये पानी में रहते थे तो इनको वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर रिक्वायर नहीं था। अब जमीन पे आ गए, ड्राई प्लेस पे आए तो इनको स्पेशल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। वो स्ट्रक्चर कौन सा है जी? रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने नाम दिया राइजोइड का जी। अब इन्होंने लैंड के ऊपर अडॉप्ट करना तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए, हम इनको नाम दे रहे हैं राइजोइड का। राइजोइड रूट लाइक है, ये एक्चुअल रूट नहीं है क्योंकि इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं होता, इस वजह से हम इनको एक्चुअल रूट्स नहीं कहते। हम कहते हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हमने नाम दिया राइजोइड का। ये डेवलप हुए कब? जब ये लैंड पे है, जब ये ड्राई प्लेस पे है। तो लैंड पर आने के बाद इनको वाटर की एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने रूट्स डेवलप कर लिए। तो तीसरी जो इनके अंदर अडॉप्टेशन आई ब्रायोफाइट्स में, राइजोइड, एक ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप कर लिया जो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इनके अंदर जो गैमीट्स बन रहे थे वो हेटेरोगैमी। गैमीट्स हमारे पास बेसिकली दो हैं, एग और स्पर्म। अब एग और स्पर्म दोनों ही शक्ल सूरत के एतबार से और दोनों ही सेक्स के एतबार से दोनों ही डिफरेंट है, तो इस वजह से हम कहते हैं हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी, डिफरेंट गैमीट्स बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्पर्म्स की तो स्मॉल साइज का है, अगर मैं बात करूं एग की तो लार्ज साइज का है। तो इनकी मोटिलिटी की बात की जाए तो वो भी दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, तो मेल गैमीट्स हो या फीमेल गैमीट हो, दोनों ही एक दूसरे से शक्ल सूरत के एतबार से डिफरेंट होते हैं, उसको हम नाम देते हैं हेटेरोगैमी। ये इसकी फोर्थ अडॉप्टेशन ऑन लैंड, जमीन पर आने के बाद इसकी जो फोर्थ अडॉप्टेशन है कि वो हेटेरोगैमी हो गई है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें जो नॉन मोटाइल एग है, एग जो कि नॉन मोटाइल है, लार्ज इन साइज है, कंटेन स्टोर फूड एंड मोटाइल सोन, जो कि स्पर्म्स के हैं वो मोटाइल है जबकि एग नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल है, इसके पास स्टोर्ड फूड मौजूद होती है। नेक्स्ट अडॉप्टेशन की बात करते हैं कि जो गैमीट्स हैं ये इनके गैमीट जो दोनों ही हेटेरो नेचर के हैं, इनके दोनों ही शक्ल सूरत के एतबार से एक दूसरे से डिफरेंट है। वो दोनों बन कहां रहे हैं? वो दोनों मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन के अंदर बन रहे हैं। अब मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन हमारे पास दो थे, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनियम। जो यहाँ पे दो सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडिया दैट इज द मेल, इसके अंदर मेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज द आर्चिगोनियस के अंदर फीमेल गैमीट्स में इनकी एग प्रोड्यूस होगा। तो ये वाले स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप किए इन्होंने, जबकि जब ये पानी में थे वहां पे इनको स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं थी, वो गैमीट डायरेक्ट पानी में रिलीज कर देते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट की अडॉप्टेशन है कि ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय फीमेल बॉडी। इनकी बॉडी में जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर एग बन रहा है। अब वो एग प्रोटेक्टेड एग डेवलप हो जाता है इनटू एम्ब्रियो। तो बेटा एक्चुअली होता ये है कि अगर मैं बात करूं इस एग की, तो एग लेट्स मैं कहता हूं ये एग है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डेवलप हो जाता है एक एम्ब्रियो में।
एम्ब्रियो से पहले ये कन्वर्ट होता है जाइगोट में, एग प्लस स्पर्म, एग को स्पर्म मिली, जाइगोट बना, जाइगोट में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और वो बन गया एम्ब्रियो। अब बेटा ये जो एम्ब्रियो है ये मल्टीसेलुलर है और इसको मुकम्मल तौर पर जो प्रोटेक्शन चाहिए, न्यूरिशमेंट चाहिए, वो सारी की सारी फीमेल बॉडी देती है। तो ये भी इनके अंदर एक अडॉप्टेशन है। लास्ट अडॉप्टेशन है इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। दो जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होती रहती है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो कि डिप्लॉयड है, स्पोर प्रोड्यूस करती है, मुकम्मल तौर पर डिपेंड होती है गैमेटोफाइट जनरेशन पर। वो एक जनरेशन का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पहला पॉइंट है। दूसरी जो जनरेशन है वो है गैमेटोफाइट जनरेशन जो गैमीट प्रोड्यूस करती है। गैमीट जो कि मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट है और इसके पास क्लोरोफिल होता है और अपनी फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद बनाती है। तो यहाँ पे दो जनरेशन है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। बेसिकली ऐसा होता है कि पौधे की जो जिंदगी है उसमें दो स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज में वो गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी रखता है, अगले स्टेज में वही गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो वो स्पोरोफाइट जनरेशन जब डेवलप हो जाती है तो उसके अंदर मियोसिस की मदद से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब जब स्पोर्स डिफरेंट जगहों पे डिस्पर्स्ड होंगे तो स्पोर्स की तादाद जो कि ज्यादा होगी, अमूमन लेट्स में कहता हूं 4 स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, तो चारों में से जो सबसे अच्छा कैरेक्टर रखने वाला जो स्पोर होगा वही जर्मिनेट करेगा। जो ड्राई है, ड्राई प्लेस है या जो नेचर है वो अच्छे जीन वाले जो स्पोर्स को सिलेक्ट करेगा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो ब्रायोफाइट्स है उसको लैंड पे एग्जिस्टेंस में हेल्प कर रही है। कैसे एग्जिस्टेंस में हेल्प कर रही है कि जो अच्छी नेचर वाला, जो अच्छे जीन्स वाला स्पोर है वही जर्मिनेट कर पाता है, बाकी स्पोर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास ब्रायोफाइट्स की लैंड पर अडॉप्टेशन के कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे बड़े ग्रुप जिसमें पौधों को रखा गया वो है ट्रैकियोफाइट। ब्रायोफाइट्स के बाद दूसरा मेजर ग्रुप है ट्रैकियोफाइट। अगर ट्रैकियो का मैं लफ्जी मतलब देखूं तो इसका मतलब है वेसल्स। ट्रैकियो का लफ्जी मतलब है वेसल्स। फाइटा प्लांट के रिलेटेड फाइलम। अब ऐसा फाइलम जिसमें वेसल्स हो, वेसल्स कौन सी? जाइलम और फ्लोएम। तो यहां पे हम बात करेंगे ट्रैकियोफाइटा एक ऐसे प्लांट्स का ग्रुप है जिसमें वास्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं। मीन के ट्रैकियोफाइटा को मैं कहता हूं कि प्लांट्स का ऐसा ग्रुप जिसमें वास्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं, तो मैं कहता हूं वास्कुलर प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स बेसिकली है क्या? प्लांट का एक ऐसा ग्रुप है, पौधों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वास्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं। तो इसके लिए इस वजह से मैं इन पौधों को कह रहा हूं वास्कुलर प्लांट्स। दूसरा कि जो वास्कुलर प्लांट्स है सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट। जमीन के ऊपर पौधों का वो पहला ग्रुप है वो जो 100% जमीन पर ड्राई प्लेस पर एग्जिस्ट कर जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो है ट्रैकियोफाइट्स। तीसरी इसकी बात करें ट्रैकियोफाइट्स में को हम कहते हैं डोमिनेंट ऑन लैंड, जमीन के ऊपर डोमिनेंट हो गए। इसकी वजह क्या है कि इनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावरिंग होती है। तो फ्लावरिंग की अगर मैं बात करूं तो एक फ्लावर हमारे पास उसके 4 बेसिकली पार्ट होते हैं, 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट और 2 होते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टेरॉइल पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये वर्ड एक स्टेरॉइल जो हमने ब्रायोफाइट की लेक्चर में डिस्कस नहीं किया वहां पे मौजूद है। स्टेरॉइल बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि 3D और आर्ची को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये स्टेरॉइल हैं जो कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि इंडिपेंडेंटली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्स उनकी प्रोटेक्शन में ये हेल्प करते हैं। तो ये स्टेरॉइल सेल्स हैं। तो स्टूडेंट्स जो फ्लावरिंग है ये ट्रैकियोफाइट्स की सबसे सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें फ्लावरिंग होती है। जब इनमें फ्लावरिंग हो जाती है तो फ्लावरिंग से नए गैमीट बनते हैं, नए जाइगोट बनते हैं, अच्छे कैरेक्टर वाले जो है जाइगोट बनते हैं। तो फ्लावरिंग लैंड प्लांट सबसे बड़ी अडॉप्टेशन है।
तो नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेटा ये शार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैकियोफाइटा या ट्रैकियोफाइट्स। तो आपने ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स एज सच एज मेंशन करनी है। तो पहला पॉइंट बताना है रूट स्टेम और लीव्स। एक्चुअल बेटा ये होती है एक्चुअल रूट, एक्चुअल स्टेम और एक्चुअल लीव्स होती है। एक्चुअल रूट स्टेम लीव और रूट स्टेम लीव लाइक में फर्क है वास्कुलर टिश्यू का। क्योंकि इसमें वास्कुलर टिश्यू मौजूद होती है तो इस वजह से मैं कहूंगा कि इनके पास एक्चुअल रूट स्टेम और लीव्स मौजूद होते हैं। वास्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम मौजूद है कहां पे? इन रूट स्टेम एंड लीव्स। रूट में, स्टेम में और लीव्स में वास्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम मौजूद है। प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ लीफ। अब इनमें रूट स्टेम और जो लीफ है, स्टेम और रूट ये तो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन लीफ की एवोल्यूशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए। वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स। तो ये स्पोर्स बनाने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिन स्ट्रक्चर्स को हम लीफ का नाम देते हैं। तो लीफ, बेसिक लीफ की एवोल्यूशन को भी हमने डिस्कस करना है, लीफ बना कैसे है। तो ट्रैकियोफाइट्स में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एवोल्यूशन ऑफ लीफ पर ही होगा कि लीफ बना कैसे। रूट की समझ है, राइजोइड रूट में कन्वर्ट हो गया। स्टेम की समझ आ रही है कि वहां पे स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर जो स्पोर प्रोवाइड कर रहा था वो स्टेम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन लीफ एक्चुअल जो है वो ब्रायोफाइट्स में उसका कांसेप्ट भी नहीं था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लीफ एवोल्यूशन कैसे हुई, लीफ बना कैसे। पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि पोलन ग्रेन को, पोलन ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है इसको सेफ ट्रांसफर करता है। कहां से? फ्रॉम फ्लावर की एंथर से स्टिग्मा तक। पोलन ट्यूब इज रिस्पांसिबल फॉर सेफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। मीन के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पोलन ग्रेन्स की सेफ ट्रांसफर का जिम्मेदार है पोलन ट्यूब। तो ये भी इनमें डेवलप हो जाता है। जब फ्लावरिंग होगी तो उनमें हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें डेवलप हो जाता है पोलन ट्यूब। इसके अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बेसिकली मेल गैमेट्स हैं जिसको हमने नाम दिया था स्पंज का। बेसिकली प्लांट में हम स्पंज यूज नहीं करते बल्कि पोलन ग्रेन्स का वर्ड यूज करते हैं। और ये मौजूद और प्रोटेक्टेड कहां पे होती है? पोलन ट्यूब के अंदर। ये प्रोटेक्शन इसकी मिलती है। इनमें फ्लावरिंग होगी, फ्रूट्स डेवलप होंगी, हेटेरोगैमेटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी। हेटेरोगैमेटिक दो जनरेशन, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, दोनों शक्ल सूरत के एतबार से एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। इस वजह से हम कहेंगे हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी। अब इसके 4 मेजर ग्रुप्स हैं, साइनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा। चूंकि हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है, बस इसके नाम ही याद करने हैं। तो बेटा ब्रायोफाइट्स हो या ट्रैकियोफाइट, आपने इसकी जो क्लासिफिकेशन के नाम है ये आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये तो हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है तो हम नाम करें तो गुजारा हो जाएगा। बेटा अब गुजारा हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा आपने एडी टेस्ट देने हैं तो आपको इसकी समझ नहीं आनी है। तो आपने कम से कम इनके नाम याद रखने हैं। बेसिकली इनके ये तो हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, इनके कॉमन नेम भी हैं। तो बस आप बेसिकली आपने याद रखना है कि इनके 4 फर्दर ग्रुप्स हैं, उनके नाम ये हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी लाइफ साइकिल में डिफरेंस होगा चारों का। चारों एक दूसरे से लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होंगे। ये था मतलब आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने अडैप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया, ट्रैकोफाइट के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। तो कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एवोल्यूशन ऑफ लीफ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।